तिलावत है आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वसिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। जी, लेक्चर आज का जो हमारा है उसमें जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है डिज़ाइनिंग एन इफ़ेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। कि क्लासरूम मैनेजमेंट को कल हमने डिस्कस किया कि क्या होती है क्लासरूम मैनेजमेंट। हम कहते हैं कि क्लास के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे बच्चे की लर्निंग मैक्सिमाइज़ हो, क्लास के अंदर डिसरप्शन कम से कम हो, स्टूडेंट के मिसबिहेवियर को इन टाइम टीचर टेकअप करे और उसको मैनेज करे। ठीक है, स्टूडेंट की जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज़ करे, टाइम को, स्पेस को, लर्निंग रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज़ कर सके। ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का। ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने थीरीज़ देखी कि किस तरह लर्निंग थीरीज़ की मदद से हम क्लास के इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ाइनिंग एन इफ़ेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। एक क्लासरूम का अच्छा इन्वायरमेंट, जैसे ये इस पिक्चर में आप देखें, इस पिक्चर में आप देखें कि एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट हम कैसे क्रिएट करके जो है वो अपनी बच्चे की लर्निंग को, टीचर अपनी टीचिंग को स्ट्रेंथन कर सकता है। इफ़ेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट से मुराद क्या है, पहले तो ये जानते हैं। फ़िज़िकल स्पेस, यानी फ़िज़िकल स्पेस है, लाइट्स हैं, अच्छा एयर का बंदोबस्त प्रॉपर है, वहाँ पे वेंटिलेशन है या नहीं है। इमोशनल, टीचर को जज्बाती तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं करता, टीचर बिल्कुल सुन तो नहीं है, वो बात ही ना करता हो, इस तरह की कंडीशन तो इमोशनल हमने जो है वो इन्वायरमेंट अच्छा रखना है, कोई बुलिंग वगैरह तो नहीं हो रही। इंस्ट्रक्शनल स्पेस, बच्चों को पढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शनल स्पेस और जो सपोर्ट है वो क्या टीचर प्रॉपर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटीज़ करा रहा है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब क्लास के अंदर होती हैं तो हम कहते हैं कि क्लास का एनवायरनमेंट क्या है, इफ़ेक्टिव है। इसका फ़ायदा फिर क्या होता है, बच्चे उस्ताद की बात को तवज्जो से सुनते हैं, वो पिक करते हैं चीज़ें, उनकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म होती है और बच्चे का बिहेवियर भी, पॉजिटिव बिहेवियर भी प्रमोट होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी इन्वायरमेंट को, क्लास के इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे। सबसे पहले वेरी फर्स्ट इसमें हम देखेंगे फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। अब देखें, फ़िज़िकल इन्वायरमेंट नाम इसका बता रहा है, इसमें आपके क्लासरूम के अंदर जो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगी कि आपने बच्चों को बिठाने के लिए स्पेस को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, रोशनी, लाइट प्रॉपर है, बोर्ड नज़र आ रहा है, टीचर को बच्चे और बच्चों को टीचर, और जो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो भी लगा हुआ है वो नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। फर्नीचर प्रॉपर मौजूद है या नहीं है। वेंटिलेशन, हवा की गुजरगाह का क्या प्रॉपर बंदोबस्त है। हबस या सफोकेशन का इन्वायरमेंट तो नहीं है क्लास के अंदर। ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्लास का फ़िज़िकल इन्वायरमेंट कहलाती हैं। ठीक है, तिबी माहौल। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, अरेंजमेंट, डिज़ाइन एंड कंडीशन ऑफ फ़िज़िकल स्पेस, जिसमें बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट। अब ये सीटिंग अरेंजमेंट जो हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल, जिसके अंदर सीधी रो में इस तरह सीधी लाइनों में बच्चे बैठते हैं, ये वाली। फिर है राउंड टेबल। ठीक है, टेबल के गिर्द बच्चे बैठते हैं। अर्ली चाइल्डहुड टीचर आप में से अगर कोई है, ईसीटी टीचर, तो ईसीटी के अंदर इस तरह टेबल दी जाती है, राउंड टेबल, और बच्चों को ऐसे ही बिठाया जाता है। फिर है हार्स शू या सेमी सर्कल या यू शेप अरेंजमेंट। तो ये देखें, इसको हॉर्स शू अरेंजमेंट कहते हैं। ये वाली सेमी सर्कल, इस तरह बच्चों को बिठाया जाता है। ये वाली जगह जो है एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। अब ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल है, इस तरह बिल्कुल सीधी रोज़ में, ये देख लें। ठीक है, इसमें रोज़ और कॉलम का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। फिर है डबल हॉर्स शू, इसमें यू शेप अरेंजमेंट डबल कर दी जाती है। पहले एक यू शेप इस तरह, फिर इसके अंदर एक और इस तरह डेस्क, बेंच या चेयर्स अरेंज कर दी जाती हैं। फिर है ग्रुप पॉड्स, 4-4 की शक्ल में बच्चों के ग्रुप जो है वो इस तरह बिठाए जाते हैं, ग्रुप पॉड्स। ठीक है, जैसे ये अगर आप ये देख लें, ये ग्रुप पॉड्स हैं।
फिर है पेयर पॉड्स, पेयर पॉड में दो दो बच्चे पेयर की शक्ल में, दो यहाँ फिर आगे, दो यहाँ फिर आगे, इस तरह। ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट है। अगर सवाल आ जाता है फ़िज़िकल इन्वायरमेंट का तो आपने ये सीटिंग अरेंजमेंट का ज़िक्र ज़रूर उसके अंदर करना है कि हम जो है वो, अब सवाल आपसे ये है कि इसमें क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं? नो, स्पेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होती। तो अगर आप इसको देखें, इस अरेंजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की को एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है। Physical environment of the classroom refer to the arrangement, design and condition of the physical space including seating arrangement, furniture, lighting, ventilation and learning resources. It directly influences the student comfort, safety, engagement and overall learning experiences. अब गड़मड़ बच्चे बैठे हों, कोई तरतीब ना हो, गुजरने के लिए रास्ता ना हो, तो फिर क्या होगा? मसाइल होंगे। अब इसको वन बाई वन फिज़िकल इन्वायरमेंट के की एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल सीटिंग। टेबल और चेयर या डेस्क या बेंच हैं, उनका जो स्टाइल है वो इस तरह से होना चाहिए कि टीचर आराम से सारे बच्चों को देख सके, बच्चे सारे टीचर को देख सकें, बोर्ड को देख सकें। ठीक है। इसके साथ साथ ये अरेंजमेंट फिक्स चीज़ किसको कहते हैं? जो पहले दिन और आखिरी दिन, पहले दिन से आखिरी दिन तक एक ही तरतीब रहेगी। फ्लेक्सिबल से ये है कि जिस तरह आप उसको चाहें उस अरेंजमेंट को चेंज कर दें। ठीक है। क्लस्टर फॉर ग्रुप वर्क, यू शेप, जिस तरह आप करना चाहें उसको। मैक्सिमम हमने ये रखना है कि सीटिंग अरेंजमेंट हमारे इस तरह से हो, क्योंकि हमारा करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड है। हमने एक्टिविटीज़ एलिमेंट्री लेवल 8वीं लेवल तक तो लाजमी करवानी होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद होने चाहिए? इस तरह की स्पेस मौजूद है। या आपने पेयर पॉड, ग्रुप पॉड बनाए तो उनके इन बिटवीन थोड़ी सी स्पेस रख दें, ताकि वहाँ पे बच्चे अपनी चेयर से, डेस्क से उठ के यहाँ पे अगर आएँ तो एक्टिविटीज़ कर सकें। तो सीटिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नंबर 2, क्लियर पाथवेज। अब ये देखें, अगर आपकी ये बिल्कुल मिक्स साथ साथ कर दिए जाते, मिक्स अप होता सब कुछ, दरमियान में से बच्चे के गुज़रने के लिए, टीचर के गुज़रने के लिए कोई रास्ता ना होता, तो फिर क्या होता कि क्लास का इन्वायरमेंट प्रॉपर ना होता। तो इस तरह प्रॉपर उनके दरमियान पाथवेज होने चाहिए, यानी कोई किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट नहीं होनी चाहिए। बच्चे एक दूसरे के साथ टकराएं ना, डिस्ट्रैक्शन या एक्सीडेंट्स ना हो बच्चों के। ठीक है। फर्नीचर के साथ ये आपस में, ये फिज़िकल इन्वायरमेंट के सेकंड कंपोनेंट था। थर्ड है जोन या स्पेस फॉर एक्टिविटीज़। आपने अपनी, देखें फ्लेक्सिबल का यही मकसद है, आप एक्टिविटीज़ करवानी है बच्चों से, कहें बच्चों चेयर्स जो है वो टेबल के ऊपर रख दो, ये रग पड़ी है, नीचे चटाई पड़ी है, इसके ऊपर बैठ के, खड़े होके, बेंड होके, डाउन होके, जिस तरह एक्टिविटीज़ करवानी है टीचर इजीली यहाँ पे करवा सकता है। तो टीचर को चाहिए, अब देखें ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है। हमारे यहाँ पब्लिक स्कूल्स के अंदर आपको पता है, अव्वल तो कमरे नहीं होते, कमरे होते हैं तो फर्नीचर पूरा सूरा होता है, बच्चे पूरे सूरे होते हैं, या ओवर क्राउडेड क्लास, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। आइडियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, चूँकि थीरीज में आपने ये लिखना होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं यही आपने लिखना है। आइडियल कंडीशन जो है ना, यही हमने लिखनी होती हैं। जो प्रैक्टिकल या रियल कंडीशंस हैं ये आप नहीं लिख सकते, ये याद रखिएगा। क्रिएट, ये हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे एंड पे जाके। स्पेसिफिक एरियाज़ होने चाहिए एक्टिविटीज़ के लिए, रीडिंग के लिए, ग्रुप वर्क के लिए, एक्टिविटी के लिए। उसके बाद है लाइटिंग एंड डेकोर। अब देखें प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है। अब ये देखें ना, इस तरह प्रॉपर आपकी कमरे के अंदर लाइटिंग होनी चाहिए। आप में से किसी को अगर आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, या ये इशू हो कि जी स्लाइड नज़र नहीं आ रही, तो काइंडली आप जो एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। तो लाइट, इस तरह लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, क्लासरूम के अंदर। और दूसरे नंबर पे क्लास को प्रॉपर डेकोर करना चाहिए। डेकोर करने से मुराद ये है कि ये ना हो कि चार्ट जो है वो आधा लगा हुआ टेप के साथ, पिन के साथ, कील के साथ आधा लटक रहा हो। ठीक है। कोई बोर्ड हैं तो वो भी ऐसे लटक रहे हों, मट्टी से अटे हुए हों, तो इस तरह के ना हो। बल्कि क्या हो कि क्लासरूम जो है ना वो आपका मुख्तलिफ़ कलर के चार्ट से, पोस्टर से, पिक्चर से, डायग्राम से, कार्ड से, जैसे इसको देख लें। ठीक है। इस तरह से क्या हो, इक्विप्ड हो, यानी वहाँ पे अच्छी चीज़ें, जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं बच्चे के लिए, बच्चे के क्लासरूम के अंदर ये मौजूद होने चाहिए। एक्सेसिबल मटेरियल्स। अब देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्लास में टीचर को करनी होती है वो है कि क्लास में जो उसने टॉपिक पढ़ाना है उससे रेलिवेंट मटेरियल। मिसाल के देखें छोटे बच्चों के लिए हमने मिसाल के तौर पर अब ये क्लॉक पढ़ी है तो टीचर ने टाइम पढ़ाना है। ठीक है।
कि सुइयों से बच्चे ने टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो 3-4 क्लॉक्स हों जो एक्सेसिबल हों बच्चे के लिए, बग़ैर शीशे वाली, ताकि बच्चा उससे उसको, या शीशे के साथ हैं तो वो मूव कर सके बच्चा आसानी से उसकी सुइयों को। ठीक है। अच्छा, इसी तरह उसने कोई कार्ड बनाए हुए हैं तो वो कार्ड सारे बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो, तो जो भी मटेरियल है वो सारे का सारा बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, बच्चा ग्रुप की शक्ल में या अकेले इंडिपेंडेंटली उन तक रसाई हासिल कर ले। तो स्टूडेंट ये क्या था, पहला कंपोनेंट था इफ़ेक्टिव क्लासरूम में इन्वायरमेंट में फ़िज़िक्स। आपका सवाल ऐसे नहीं आएगा कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट में जो है ना वो कितनी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर इस तरह आ जाते तो आपने फ़िज़िकल इन्वायरमेंट लिख के उसके आगे 1-2 लाइन, 2.5 लाइन, 3 लाइन मैक्सिमम लिख देनी है। इसी तरह बाकी जो वो लिख देनी है। अगर इन केस आ जाए कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट का इफ़ेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट या मैनेजमेंट में क्या रोल है, तो देन आप ये जो की एलिमेंट्स हैं फ़िज़िकल इन्वायरमेंट वाली, ये आप लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है सेकंड जो है वो है साइकोलॉजिकल और इमोशनल इन्वायरमेंट। अब ये देखें कि अब मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर आप ये देखें कि ये टीचर और ये टीचर, इस टीचर का रवैया और इस टीचर का रवैया, इसका और इसका आप देख लें, कंपैरेटिवली आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये बच्ची इस टीचर से खौफज़दा है, ये बच्चे अपने टीचर के साथ, ये अपने टीचर के साथ खुश हैं। तो ये बेसिकली जो रिलेशनशिप है ना टीचर और स्टूडेंट का, एक उस्ताद अपने बच्चों को कितना सपोर्ट करता है, एक टीचर बच्चों की बात को कितना बर्दाश्त करता है, पेशेंस कितना है, उनके प्रॉब्लम्स को कितना अंडरस्टैंड करता है, और अंडरस्टैंड करने के बाद उनको रिस्पॉन्ड किस तरह करता है, रिएक्ट करता है, क्या करता है, ये आती है साइकोलॉजिकल और इमोशनल इन्वायरमेंट के अंदर। मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा हूँ, कोई मुझे प्लीज़ ये बता दे कि आप लोगों को स्लाइड और मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और बात की समझ आ रही है माइक ऑफ करते हुए? जी, आप लोगों के जो कि माइक ऑफ है प्लीज़। हाँ, अब थोड़ा सा आप लोगों की 1-2 दिन ये इंशाल्लाह। वाली आ रही है, इस पे जो पहले वाली थी वो नजर नहीं आ रही थी स्लाइड। अच्छा अच्छा पहले वाली स्लाइड नजर नहीं आ रही थी जब आप पढ़ा रहे थे तो। अच्छा, बाकी लोगों को नज़र आ रही थी पहले वाली स्लाइड? जी चले, जिनको नज़र नहीं आ रही थी ना, अब मैंने ये गुजारिश की है जिनको नहीं नज़र आ रही हो ना तो एक दफ़ा लीव करके ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन आप लोगों के माइक मुझे बहुत ही मजबूरी की हालत में ऑफ़ करने पड़े हैं। 1-2 दिन ऑफ़ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रूटीन भी थोड़ी सी बन जाएगी, फिर हम माइक ऑन करके ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से ये स्लाइड डिस्प्ले हो रही होती हैं, जिसका मसला होगा ना वो एक दफ़ा ऑफ़ करके लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लेगा। माइक एक दफ़ा फिर आप लोगों के बवजह मजबूरी मैंने ऑफ़ किए हैं। अच्छा, अब ये देखें लीव करके अगेन। हाँ, अब ये लीव करके अगेन आप ज्वाइन करेंगे ना तो ये हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा आपका। ठीक है, लीव करके आप अगेन जो है ना वो ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला जो होता है, ये क्यों आता है मसला, ये इसलिए आता है कि आपके पास माइक जो है ना, सॉरी जो नेटवर्क है ना वो पुअर होता है। आगे चलते हैं, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। मैंने बताया कि टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप और उसकी सपोर्ट, टीचर किस तरह बच्चे के बारे में सोच रहा है, फीलिंग, रिलेशनशिप और सपोर्ट बच्चे और उस्ताद के दरमियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर कहता है कि तुम तो हो ही नालायक, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा अब्बा ही निकम्मे थे, वो इधर से ही पढ़ के गए, ठीक है, और एक नहीं बेटा बहुत अच्छे, आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी है, यू कैन डू, मोटिवेट कर रहा है, उसको इंस्पायर कर रहा है। तो ये इससे बच्चा मोटिवेट होगा, टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, वो समझेगा कि टीचर मेरी सेफ्टी, रिस्पेक्ट, केयर, उसको मेरी बिलोंगिंगनेस का बड़ा उसको, मेरे उस्ताद को, मेरी टीचर को फ़र्क पड़ता है। तो इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी आती है। तो क्या करना चाहिए टीचर को? बिल्ड रिलेशनशिप। बच्चों को ओए नथु, ओए फथु, ओए काले, ओए बग्गे, ओए शम्मे, ये नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? शमीम, अदनान, अद्दी, नहीं भाई, नईम, नीमू, नहीं भाई, उसको आपके उसके नाम के साथ पुकारो। नाम याद, वो तुम्हारा क्या नाम है यार, वो काले बालों वाले, सफ़ेद बालों वाले, वो रत्ते बालों वाले, नहीं भाई, उसको उसके नाम के साथ पुकारो। लर्न स्टूडेंट नेम, उसके नाम का पता हो। इंटरेस्ट, ये बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है, उर्दू में स्ट्रॉन्ग है, मैथ में अच्छा है, बोलता अच्छा है, लिखता कमज़ोर है, सारी चीज़ें उसको नीड और इंटरेस्ट टीचर को पता हो। पता होगा, डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना तो पहले सट्टे वो शुरू नहीं हो जाता दवाइयाँ लिखने, वो पूरा चेक करता है कि मसला कहाँ पे है। उस्ताद नहीं देखता हमारा मसला ये है, उस्ताद ये नहीं सोचता कि इस बच्चे के मसाइल क्या हैं, वो कहता है बस जो मेरे माइंड में है मैंने इसको समझाना है और ये समझे।
तो रिलेशनशिप बनाने के लिए नीड, इंटरेस्ट, नेम बच्चे का, उसकी फुल प्रोफाइल टीचर को पता होनी चाहिए, इससे रिलेशनशिप बिल्ड होगा। नंबर 2, कॉर्पोरल पनिशमेंट और बुलिंग, जिस्मानी सज़ा, डंडा, थप्पड़, गाली देना। गाली तो खैर जिस्मानी सज़ा नहीं है, वो बुलिंग के अंदर आता है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट में जिस्मानी सज़ा, लात से, हाथ से, पाँव से, डंडे से मारना, ये जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट कहलाता है, जिस्मानी सज़ा। ये नहीं देनी, इससे अवॉइड करना है बिल्कुल, ठीक है। इसके हम अच्छा कैसे फिर बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करेंगे? इसके लिए एक्सटिंक्शन टेक्निक है, टाइम आउट टेक्निक है। टाइम आउट, बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दें, पीछे बिठा दें, उसको जो है ना वो एक्स्ट्रा वर्क दे दें। एक्सटिंक्शन है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा दूसरे बच्चे के कान पे हल्का सा हाथ लगाता है या हल्का सा उसको छेड़ रहा है, आपने खाली उसको देखा है ना, वो ठीक हो जाएगा, उसको फ़ौरन गालियाँ देना शुरू कर देना, उसको थप्पड़ जाके मार देना, ये नहीं है। कुछ बच्चे की बिहेवियर गलती ऐसी छोटी छोटी होती हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोरेबल जो मिस्टेक्स होती हैं ना, उनको इग्नोर करना एक्सटिंक्शन कहलाता है। ये लिखा हुआ एक्सटिंक्शन टेक्निक। या टाइम आउट, के बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दें, पीछे खड़ा कर दें, ठीक है। तो फिज़िकल पनिशमेंट या बुलिंग कहते हैं बच्चे को हरास करना, वो खुद कर रहा है, टीचर या उसका कोई बच्चे का कोई क्लासमेट कर रहा है, इस तरह उसको तंग कर रहे हैं, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारा रंग काला है, तुम क्रिश्चियन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम कादियानी हो, तुम वट जो भी हम इस तरह की हम देखते हैं स्कूल के अंदर, तो बुलिंग इसको कहते हैं, हरासमेंट इसको कहते हैं। ये भी ना हो, ये बच्चे को इमोशनल डिस्टर्ब करती है। थर्ड वन, प्रमोट इंक्लूसिविटी। इंक्लूजन लेक्चर 1 के अंदर मैंने बताया है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, एबल, डिसेबल, सारे बच्चों को बग़ैर किसी फ़र्क के, मुख्तलिफ कल्चर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एबिलिटीज़ के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं है कि हम कौन हैं, क्लास के अंदर वो सब एक हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंक्लूजन को प्रमोट करना है, ठीक है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव मटेरियल और लेक्चर देना, ये ना हो कि वो जो है ना वो मुस्लिम है तो फिर नॉन मुस्लिम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो हर एक बात के अंदर, ठीक है। नॉन मुस्लिम है तो मुस्लिम को क्रिटिसाइज़, या हिंदू, इस तरह ये नहीं होना चाहिए, बगैर डिस्क्रिमिनेशन के। कोई बच्चा डिसेबल है तो उस बात पे उससे फ़र्क ना किया जा रहा। सेट अ पॉजिटिव टोन, टीचर जो है बहुत अच्छे बट अफर्मेशन से स्टार्ट करे। मुझे पता है आज का लेक्चर आप सारे बहुत अच्छी तरह कर लोगे बच्चों, ये अफर्मेशन कहलाती है। बच्चों को कहना कि तुम कर सकती हो, यकीनन वो कर भी लेता है, ठीक है। और वो जो कर ले तो उसको सेलिब्रेट करे, उस्ताद बहुत अच्छे मेरे बच्चे ने, शाबाश, ये मेरा शेर है, ये मेरी शेरनी है, मेरा टाइगर है। तो ये पॉजिटिव टोन होनी चाहिए, ठीक है। यार मैं तो खप गया हूँ, आप तो पढ़ते ही नहीं हो, नलायक हो, निकम्मे हो, यार गद्दे हो, फलाओ फलाओ फलाओ। तो इससे बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आती है। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए, सवाल हों, आइडियाज़ हों, कोई बात करनी हो, कोई बात पूछनी ओपनली, ये ना कि उसके माइंड में हो, उससे पूछनी नहीं है और उसको जो है ना वो टारगेट करना है बच्चे को। ये जो है पॉजिटिव एप्टीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है टीचर का। तो ये इमोशनल जो है ना कुछ एलिमेंट्स, ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी क्लास इफेक्टिवली मैनेज होगी। थर्ड नंबर पे आता है इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट। आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम यही रहना है। जितना अच्छा आपने अपना वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, ठीक है, लेसन प्लान अच्छा बनाया है, ठीक है, तो उतना ही वो क्या करेगा, उतना ही इफ़ेक्टिव आपका क्या होगा, डिसरप्शन मैनेज होगी, उतना ही कम टाइम आपको लगेगा किस चीज़ के ऊपर, बच्चे को समझाने के ऊपर। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, ठीक है, आपकी प्लानिंग नहीं है और आपने प्रॉपर वे में जो है ना उसको कन्वे नहीं किया तो बच्चे क्या समझेंगे। अब देखें इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट से मुराद पढ़ाने का माहौल, लेसन प्लान है, बोर्ड मौजूद है, उस पर आप लिखते भी हैं, ये नहीं है ज़बानी एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हैं। तो देखें वेरिड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मेथड, आपके पास मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मौजूद हों, जैसे इसमें देखें, इस पिक्चर के अंदर देखें, यानी हर एक टॉपिक के लिए आपके पास कोई चार्ट, मैप्स, बोर्ड या कोई ना कोई ऐसी एड मौजूद हो। आजकल तो हर स्कूल को टैबलेट मिले हुए हैं, नहीं तो स्कूल्स ले लेते हैं तो वहाँ पे कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कोई ऑडियो, कुछ भी हम दिखा सकते हैं। LEDs इंस्टॉल हैं, तो मुख्तलिफ क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ कोई बैनर, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो उस्ताद को यूज़ करनी चाहिए। नंबर 2, सिंगल मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए। हमने पढ़ा है लर्निंग स्टाइल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आपने पढ़ा हुआ है कि बच्चों, हर बच्चा एक जैसी सलाहियत नहीं रखता।
तो एक ही मेथड से पढ़ा रहे हैं तो चंद बच्चों को फ़ायदा होगा, एक ही लेक्चर को मुख्तलिफ मेथड से पढ़ा रहे हैं जिसको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हम कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। इसको वेरिएड इंस्ट्रक्शनल मेथड या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। एक्टिव लर्निंग, बच्चों को इंगेज करें क्लास के अंदर, सवाल जवाब के ज़रिए, एक्टिविटी के ज़रिए, क्लास वर्क के ज़रिए, बोर्ड के ऊपर बुला लें, 2-2 के पेयर बना लें, 4-4 का ग्रुप बना लें, उनको जो पढ़ाना है थ्रू एक्टिविटीज़ कराएं। क्लियर ऑब्जेक्टिव, बच्चों को बताएं लेसन के स्टार्ट में, बेटा आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर के बाद ये आपसे सुना पूछा जाएगा, ठीक है, ताकि बच्चे को भी पता हो कि उस्ताद क्या पढ़ा रहे, क्यों पढ़ा रहे और क्या पूछा जाएगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, आपका लेसन प्लान प्रॉपर हो। ट्रांजिशन कहते हैं एक टॉपिक से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ मूव करना। जब आप एक टॉपिक से दूसरे पे स्विच करें तो इस तरह हो कि एक मोमेंटम कायम रहे, कि बच्चे को समझ आती रहे कि पहले क्या पढ़ा है, दूसरा क्या पढ़ा है, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शनल इन्वायरमेंट हो गया। उसके बाद आता है सोशल इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप है। ये बेसिकली सोशल और जो हमने इमोशनल पढ़ा ये किसी हद तक आपस में रिलेट भी करते हैं थोड़ा बहुत, तो इसमें भी वही है, रिलेशनशिप, इंटरेक्शन एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी। इसमें हम थोड़ा सा ये है कि हमारा फोकस ये होता है कि हम पूरी क्लास को एक कम्युनिटी समझते हैं, एक फैमिली समझते हैं। उस्ताद जो है ना वो जैसे घर में अगर किसी बच्चे को कोई खाने का मसला है तो अम्मी उसको उठा के ख़ुद खिलाती है, किसी का चलने का मसला है तो कोई ना कोई पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है। तो क्लास में भी हम सब एक कम्युनिटी की तरह रहें। ये सोशल इन्वायरमेंट हमें सिखाता बताता है कि सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, टीचर भी, ठीक है, ये टीचर हेल्प कर रहा है, यहाँ पे भी टीचर हेल्प कर रही है, यहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी है। अगेन पॉजिटिव रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट, इनका आपस में क्या हो, एक अच्छा बॉन्ड हो, कोलैबोरेशन हो, ग्रुप वर्क के ज़रिए। क्लासरूम रूल्स बनाए जाएँ प्रॉपर और उन रूल्स को इस्टेब्लिश भी किया जाए और बताया जाए कि जो इन रूल्स को फॉलो करेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, अब ये कि हमारे बच्चे डाइवर्स हैं, तो जब हम कम्युनिटी या इंटरेक्टिव वे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जब हम पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे तो क्या होगा, हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, तो वो भी क्लास के अंदर मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट करेगा, उसकी भी लर्निंग होगी। स्टूडेंट एंगेजमेंट, अब सोशल का मतलब ही यही होता है कि मिल के करना, मिलजुल के रहना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट्स को, डिस्कशन को, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे एक दूसरे का नाम सीखेंगे, एक दूसरे को, जो कमज़ोर बच्चा है उसकी हेल्प करना सीखेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। ये है सोशल इन्वायरमेंट। अब ये 4 तरह के इन्वायरमेंट थे जो कि हमने देखने हैं इस टॉपिक के अंडर। उसके बाद बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन। अब देखें, आप सब यहाँ पे इस वक्त मौजूद है ना, आप लोगों का एक ही मकसद है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मदद भी करेंगे और आप भी कामयाब होंगे, मैं भी और नईमुल्लाह मार साहब भी सुरखरू होंगे कि हमने इस फोरम को ज्वाइन किया था तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और हम कामयाब हुए। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन से मुराद ये है, आप एज अ पेरेंट या सिबलिंग, बहन भाई के तौर पर बच्चों को भेजते हैं ना स्कूल में, आपका मकसद होता है बच्चे का बिहेवियर अच्छा हो जाए, ये साइंस, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, उर्दू के बारे में कुछ ना कुछ जान के आए, इसके अंदर पॉजिटिव चेंज आए मकसद। इसी तरह जो बच्चे आपके पास आते हैं उनके पेरेंट्स की या उन बच्चों की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इसी तरह जो टीचर होता है जब वो पढ़ाता है तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है। हम यहाँ पे चूँकि क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम टीचर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि उस्ताद की क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं। उस्ताद की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि बच्चा आपका बिहेवियर पॉजिटिव हो, अच्छा बिहेवियर इस्टेब्लिश भी करे बच्चा और मेंटेन भी रखे उसको, वो डिसरप्शन में ना हो, वो गालम गलोच में, आवाज़ें निकालने में, अपनी सीट को छोड़ के दूसरे की सीट पे जाके बैठे, दूसरे की चीज़ गलत बग़ैर इजाज़त के उठा के इस्तेमाल करने में, इन चीज़ों से अवॉइड करे। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, क्लियर रूल्स, इस तरह क्लासरूम के रूल्स बनाएंगे और उसको वाज़े जगह पे आवेज़ा कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। क्लासरूम के आदाब या नॉर्म्स या रूल्स बना लेंगे और उनको वाज़े जगह पे, ताकि हर एक बच्चे को पता हो कि ये क्लासरूम के आदाब हैं, इनको फॉलो करना है। उस्ताद को चाहिए मॉडल बिहेवियर डिस्प्ले करे। मॉडल मैंने बताया है कल भी शायद कि उस्ताद जो है ना वो चीज़ों को प्रैक्टिकली ख़ुद डिमॉन्स्ट्रेट करे और फिर बच्चों से कह, देखें इस तरह आपने करना है। रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर,
जो अच्छा बिहेवियर है बच्चे का, टीचर उसको रिवॉर्ड के ज़रिए, पॉइंट्स के ज़रिए, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द वीक के ज़रिए, क्लैपिंग करा के इस तरह से उसको क्या करे, जैसे ये टीचर कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह उनको क्या करे, मोटिवेट करे, उनको उसके पॉजिटिव बिहेवियर को मज़ीद स्ट्रेंथन करे। उसके बाद जी क्लासरूम कल्चर है, ठीक है, और इसको क्लासरूम के इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्लासरूम का कल्चर है। कल्चर और ये जो सोशल हमने बात की, ये भी तकरीबन मिलते जुलते हैं। अब कल्चर से क्या मुराद है, वैल्यूज़, ठीक है, सेंस ऑफ कम्युनिटी, ये भी वही बातें सारी यहाँ पे भी आप, जो कि ये आपके टॉपिक अलग अलग हैं, तो अगर इस तरह पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लासरूम कल्चर इन मैनेजिंग इफेक्टिव क्लासरूम, तो फिर आप ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वो सोशल, इसलिए मैंने इसको अलग अलग जानबूझ के कर दी है, वैसे हैं ये मिलता है उसके साथ, सोशल इन्वायरमेंट के साथ वही सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। उसमें भी यही चीज़ थी कि कोलैबोरेशन करें, एक्टिविटीज़ कराएं, अच्छे बिहेवियर को, एक्टिविटीज़ को, जब बच्चा अच्छा काम करे उसको आप सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देते हैं, बच्चों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो इन टाइम उन डिसएग्रीमेंट को टीचर बड़े रिस्पेक्टफुल वे में बच्चों के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा, उनको एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करेगा, माहौल को अच्छा रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, बच्चे एक दूसरे की नीड्स को समझेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ये और सोशल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है। उसके बाद है जी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और करंट एरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी शायद यही है, वो है टेक्नोलॉजी का यूज़। उस्ताद को भी आना है, हमने बच्चों को भी सिखाना है। टेक्नोलॉजी कहते हैं वो तमाम टूल या डिवाइसेस जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब इसके लिए हम जो है डिजिटल टू मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, ताकि बच्चा इन टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज़ करके अपनी लर्निंग को स्ट्रेंथन करे। अब एक बच्चा ब्लैक बोर्ड से पढ़ रहा है और उसी क्लास के अंदर एक टीचर ने LED लगाई हुई है और उस पर उसने रिकॉर्डेड कोई वीडियो, डाउनलोडेड वीडियो उसने उसी टॉपिक से रिलेटेड दिखा दी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिन बच्चों ने अपनी आंखों से वो वीडियो देखी है ना, वो बच्चे ज़्यादा लर्न करेंगे उन बच्चों की निस्बत जिनको ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड पे समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे विजन से, सबसे आपका नॉलेज 75% विजन से आता है। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, मल्टीमीडिया को यूज़ करें। अब जैसे आज की एग्जांपल अभी की हम ले लेते हैं, अगर मैं इन पिक्चर्स को इस्तेमाल ना करता, ये टेक्नोलॉजी है ना जिसकी वजह से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको मेरी बात समझ तो आती, बट उस तरह नहीं जिस तरह इन पिक्चर्स को देख के आती। अब इस बच्ची को देखें, इनको देखें, इनको देखें, और एक कल मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी ह्यूमनिज़म में, वो बच्चा जिसके कपड़े जूते कुछ भी नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है लर्निंग को। डिजिटल लिटरेसी, बच्चों को बताएं कि कब, कहाँ से, किस जगह से जब भी उन्हें कोई चीज़ सर्च करनी हो तो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा के अलावा उनको बताएं, सिखाएं, ठीक है। उसके बाद है टेक जोन्स। तो एरियाज़ बना दें स्पेसिफिक क्लास के अंदर, वहाँ पे कोई कंप्यूटर पड़े हैं, टैबलेट पड़े हैं, कोई इस तरह और टेक्नोलॉजी डिवाइसेस हैं, जैसे ये वाली आर्गुमेंटेड लर्निंग के लिए इसलिए आंखों पे लगा के दिखाया जाता है, ऐसे लगता है जैसे वो हवा में उड़ रही हो। तो इस तरह की जो आर्गुमेंटेड चीज़ें हैं, टूल्स हैं, वो इस्तेमाल किए जाएँ ताकि बच्चे की लर्निंग स्ट्रेंथन हो। ये हमारा जी फर्स्ट टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया है। सेकेंड हमारा टॉपिक है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन। मैं आपके माइक सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ लेंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना, आपके पास 4 से 5 मिनट हैं, लेकिन क्वेश्चन वो जो जहाँ से आपको कोई मसला आ रहा है, माइक आप लोगों के ऑन हो गए, आप पूछ सकते हैं। जी प्लीज़। एक्सटिंक्शन क्या है, इसको आप डिफाइन तो करेंगे। एक्सटिंक्शन मैंने कहा है कि बच्चे को क्लास से बाहर निकाल देना थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये स्लाइड्स हमसे हमारे साथ आप शेयर करेंगे? पहले भी होती हैं, आइंदा भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर इम्पोर्टेंस आ जाए, पॉजिटिव रिलेशन, इम्पोर्टेंस आ जाए किस चीज़ की? सर अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल एनवायरनमेंट, तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ, अब देखें ना, इमोशनल एनवायरनमेंट में आप ये लिखेंगे, इमोशनल, देखेंगे इससे बच्चे को जब हम बाय नेम पुकारते हैं तो बच्चे के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देते तो जिससे जो बच्चा है
जब हम बुलिंग से इन चीज़ों से अवॉइड करते हैं तो जो बच्चा है उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होती है, वो इंगेज रहता है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपने मॉडिफाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर कल भी कोई सर लेक्चर ये हुआ है पॉजिटिव क्लास? रिलेशनशिप पॉजिटिव सर ये रिलेशनशिप जो को क्या लेक्चर हुआ हो है? रहा है कैसे? वो बाद में रिकॉर्डेड मिल सकता है, मतलब कि सर 10-15 रिकॉर्ड मिनट इंटरनेट पर। सर जी, इस रिकॉर्डेड सारे लेक्चर मिलेंगे पहले से लेकर आखिरी तक, पहले तीनों भी मिले हैं, ये भी मिलेंगे। सर पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या कल भी मसला है? कोई क्लास हुई है? सर कल उसको क्लास हुई, आज उसको सेकंड सर लेक्चर थोड़ा था। सा एक्सप्लेन कर सर, पॉजिटिव रिलेशन से थोड़ी सी लाए मुराद, वो। सर देखिए ठीक है, ओके। पॉजिटिव रिलेशन से मुराद सर ये है कि बच्चे के साथ उसका बॉन्ड अच्छा हो, टीचर सवाल करे बच्चा जवाब दे। ठीक है, टीचर उसको, बच्चे को उसके नाम से पुकारे, बच्चे का कोई मसला है तो उसको बड़े प्यार मोहब्बत तवज्जो के साथ जो है वो बच्चे को रिस्पेक्ट दे के उसको समझाए, गालियाँ निकाल के ना समझाए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी टूल्स से बताएं। टेक्नोलॉजी टूल से मुराद वो कोई भी डिवाइस जो आप यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए, कोई ऐप यूज़ करते हैं, कोई टैबलेट है, लैपटॉप है, कोई बोर्ड है, तो ये टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जी। That exam. Repeat. किसको? That किस? last term जो आपने टेक जोन से मुराद कमरे के अंदर एक जगह मखसूस कर देते हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर रखे हैं, टैबलेट रखे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी टूल पड़ा है, वो बच्चे वहाँ पे जाके यूज़ करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक जोन इसको कहते जी ए, सर। लाजमी तो हैं। जी एक्सक्यूज मी सर, अगर हम जो कमरे में हम लोग है ना वो बनाते हैं, पोर्शन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हम जिस तरह से बनाते हैं उर्दू का पोर्शन, वहाँ पे अखबार बुक्स या उनकी कहानियों की किताब रख सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश मैथ और दूसरे सब्जेक्ट के हम लोग है ना बनाते हैं पोर्शन, तो हाँ, ये उसी में आ सकता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी के आपको कॉर्नर बना देते हैं। यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसी के बच्चों को हम मेरा कैसे सवाल है, कह सकते हैं कि आप डिजिटल लिटरेसी, मतलब आपने जो कहा है कि उनको कहें कि ऐसे यूज करें या मतलब टेक्नोलॉजी यूज करें, तो इसी के बच्चों को हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैडम आप इसी के कोई भी बच्चों की बात ही टेक्नोलॉजी नहीं यूज की, मेरी करें? बात सुने ना, इसी के बच्चों को क्या पता बेचारों को, यहाँ पे सिर्फ हम इसी को फोकस कर रहे हैं। तो कोई, हम तो ये पढ़ रहे हैं सेकेंडरी लेवल तक। ठीक है, तो अब 9th-10th में आपको पता है कंप्यूटर लैब होती है, उनको इंटरनेट भी होता है, ये उनके लिए बात है। इसी वाले बच्चों को बेचारों को क्या पता इन चीज़ों का, उनके लिए नहीं है मैडम ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर आई हैव सर टेक्निक के बारे में। इस पे कि आप चेंज स्लाइड पढ़ा बट शो। आपका नेटवर्क इशू है, कोई नेटवर्क अच्छा देख ले सर मैडम, हमारी तरफ से ये इशू नहीं होता स्लाइड सर ट्रांजिशन वाला। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। आजकल ईसी के अंदर भी अगर हम प्राइवेट स्कूलिंग देखें, या फिर जो भी गवर्नमेंट के आजकल कैमरेज सिस्टम आए हुए हैं, तो उधर भी टैबलेट प्रोवाइडेड है इसी के नहीं बच्चों वो के लिए। प्रोवाइडेड है, तो लेकिन टैबलेट के डिजिटल, थ्रू देखें टैबलेट प्रोवाइड होना मैडम, वो मैं उससे इग्नोर, उसको इनकार नहीं कर रहा। डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है कि आपने टेक्नोलॉजी, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कैसे करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन होना, ये डिजिटल लिटरेसी कहलाता है। तो ये तो हम इसी के बच्चों को नहीं दे सकते ना, चाहे टैबलेट हैं भी सही। सर जी यूज ऑफ सर टेक टूल्स का भी तो मतलब यही है ना। मैडम, यूज़ ऑफ टूल का मतलब डिजिटल लिटरेसी नहीं है। टूल तो आप उनको सर दिखा रहे हैं ना। सर ये सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज, फिर हम नेक्स्ट सर मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन डिबेट सर में जो एवी रूम होते हैं और टेक जोन में आ जाते हैं। एक बंदा सवाल करे ना, आप 4-5 लोग बोलेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा। जी सर मैं सवाल कर रहा हूँ सर, जी पूछिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के हवाले से, उसकी किस पेज के हवाले से जो है ना पेपर में आए, तो हम पेपर में जो है ना कॉन्सेप्ट टूल्स वगैरह डिजिटल लिटरेसी ये नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं पेपर में। क्या सवाल क्या सर पूछा आपने मैडम? एक मिनट उनका सवाल मेरा बात। ये है कि जी सवाल मेरा ये है कि अगर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन या कोई भी जो है ना ऐसे उसकी इम्प्लीमेंट या की पूछ ली, सही है, तो हम पेपर में अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो की स्टडीज के हवाले से जो है ना आपने जो स्लाइड दी है उसके हवाले से जो भी आपके पॉइंट्स है वो एक तो नहीं लिखेंगे ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं हाँ, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। हेलो सर जो सर, चलें एवी आगे रूम चलते हैं होते हैं जी। और टेक जोन में आ जाते हैं। जी हमें तो लगता है कि तो सर जो एवी टेक जोन में आ जाते हैं। मैं माइक प्लीज़ ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि फिर हम आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन एंड पे ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। टॉपिक 2 है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन।
क्लासरूम ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं? क्लास के अंदर क्या हो रहा है, क्लास को वॉच करना, देखना, एनालाइज करना कि क्लास के अंदर उस्ताद किस तरह पढ़ा रहा है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टीचर किस तरह की स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहा है, बच्चे किस हद तक इंगेज हैं। इस पिक्चर में ये टीचर है, ये बच्चे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है, इसने आके क्लासरूम को ऑब्जर्व कर रहा है ये, और उसके पॉइंट्स को नोट कर रहा है। इसको कहते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें ये जाके देखा जाता है कि क्लास के अंदर टीचर टीचिंग किस तरह कर रहा है, बच्चे की लर्निंग कैसे हो रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब आगे देखें इसके गोल्स क्या हैं। इससे टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का पता चल जाता है कि उस्ताद किस तरह से पढ़ा रहा है और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उन लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट है, स्टूडेंट किस हद तक क्लास के अंदर टीचर के साथ इंगेज है या पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्लासरूम को उस्ताद ने किस तरह मैनेज किया हो। एक है टीच किस तरह कर रहा है, एक ये है कि मैनेज किस तरह कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैनेज से मुराद ये है बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, बोर्ड का प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है, कोई डिसरप्शन तो नहीं है क्लास के अंदर, तो ये किस तरह मैनेज कर रहा है ये देखा जाता है। ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर, बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना वो शौक़ रखते हैं, उनका ट्रेंड इस साइड पे है, उनका स्टैंड जो है पैसिव लर्निंग पे किस साइड पे, ये भी पता चल जाता है। उसके बाद उस जो टीचर है उसकी जो इम्प्रूविंग एरियाज़ हैं वो आइडेंटिफाई किया कर लिए जाते हैं ताकि उसको सपोर्ट दी जाए, उसको थोड़ा सा हेल्प किया जाए कि वो अपनी लर्निंग को टीचिंग लर्निंग को किस तरह बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें वो वीक एरियाज़ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब देखें सबसे पहले है टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। टाइप्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन से मुराद स्कूल का हेड है या कोई ऑफिसर है, वो बाकायदा एक स्केजुअल के तहत आता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग में आता है कि आपका लेसन प्लान है, कोई डिलीवरी है, स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें जाके जो है वो ऑब्ज़र्व की जाएंगी। यानी उसमें टाइम स्केजुअल पता होता है, टीचर का पता होता है, क्लास का पता होता है, हर एक चीज़ प्री डिफाइंड होती है कि फ़लाँ हेड जो है फ़लाँ क्लास में फ़लाँ दिन जाके फ़लाँ चीज़ इस क्राइटेरिया इस परफॉर्मा के मुताबिक ऑब्ज़र्व करेगा। ये सर कहलाती है फॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन। ठीक है, बाकायदा जिसे हम कहते हैं। दूसरी होती है इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। आप ये देखें, आपका टीचर गैलरी में जा रहा है, आपको कोई कुलीग जा रहा है, आप पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे, वो आके आपके साथ इस तरह खड़ा हो जाता है कि ये उस्ताद बड़ा काबिल है, ये टीचर बड़ी काबिल है, तो इसको पढ़ाता हुआ मैं थोड़ा सा देख लूँ। अब ये इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। कोई पीयर आपका, कोई कोच आ जाता है, कोई टीचर आ जाता है, ठीक है, वो आते हुए अचानक से आ जाता है बग़ैर इतला के, बग़ैर कुछ बताए, और उसके पास कोई परफॉर्मा, कोई की पॉइंट्स भी नहीं है जिनकी बेस पे उसने ऑब्ज़र्व करना है, वो रैंडमली आके ऐसे देखता है। इसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। ये लेस रिजिड होता है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, जबकि फॉर्मल के रूल्स रेगुलेशन है कि 20 मिनट ऑब्ज़र्व किया जाएगा, ये पॉइंट्स ऑब्ज़र्व किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इसके बाद है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में एक उस्ताद क्या करता है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको खुद असेस करता है कि मैंने किस हद तक कैसे पढ़ाया, कैसे नहीं पढ़ा सका। ठीक है, ये होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की कुछ और भी टाइप्स हैं। जब कोई ऑब्ज़र्वर आपकी क्लास के अंदर मौजूद है और वो साथ पढ़ा भी रहा है, जैसे ये दो देखे ना, दो टीचर हैं, ये ऑब्ज़र्वर है, ये भी साथ इन्वॉल्व हो गई है, टीचिंग भी कर रही है और उसकी टीचिंग को ऑब्ज़र्व भी कर रही है। इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब इधर देखें, ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्ज़र्व तो कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, साइड पे बैठ के, ये पढ़ा नहीं रहा उसी तरह जैसे वो करी, यानी उस एक्टिविटी को खुद भी करना और उसको ऑब्ज़र्व भी करना, ये होती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट क्या है कि उस एक्टिविटी को खुद वो नहीं करेगा लेकिन ऑब्ज़र्व करेगा, ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जैसे इस पिक्चर में देख लें या आप इसमें देख लें। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें बाकायदा जैसे ऊपर हमने फॉर्मल की बात की है, ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है। इसमें बाकायदा चेक लिस्ट होती है, बाकायदा रूब्रिक्स यानी पॉइंट्स होते हैं या स्केल होते हैं कि इन पॉइंट्स पे इसके इतने नंबर हैं कि टीचर ने लेसन प्लान किस तरह इंट्रोड्यूस करवाया, ऑब्जेक्टिव लिखे या नहीं लिखे, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया या नहीं किया, क्वेश्चन किए बच्चों से या नहीं किए, तो ये एक चेकलिस्ट बनी होगी। आगे उसके पॉइंट्स होंगे कि बहुत अच्छे किए, बहुत बिल्कुल नहीं किए, बस नॉर्मल किए, इस तरह चेकलिस्ट आगे स्केल बने होंगे। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड जो है ना, ये मतलब ये है कि आप कह लें कि इनफॉर्मल होगी, हैप्पैज़र्ड, अचानक से आके ऑब्जर्वेशन की जाएगी। ये थे क्वांटिटेटिव मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के। अब दूसरा है
ये थे सॉरी टाइप्स थी। अब हैं उसके मेथड्स के, हमने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, डाटा कलेक्शन हमने कैसे करनी है। वो तो थी ना टाइप्स के, हमने किस तरह ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब उस ऑब्ज़र्वेशन से डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। डाटा कलेक्शन के लिए जो है कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं बच्चे के बिहेवियर का रिकॉर्ड। हर एक बच्चे की एक फ़ाइल होती है बिहेवियर आपको, या कंडक्ट फ़ाइल उसको हम कहते हैं, कंडक्ट रजिस्टर या कंडक्ट फ़ाइल। उसके ऊपर बच्चे के ना बिहेवियर का रिकॉर्ड लिखा होता है। आपको स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। बेसिकली वो कंडक्ट रजिस्टर में जो कंडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। एक्चुअल में तो हम लिखते ही नहीं है ना एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बच्चे के बिहेवियर का, किरदार का रिकॉर्ड है। वो एक्टिव रहा, वो पैसिव रहा, वो अब्यूसिव था, वो क्या था, बुलिंग या हरासमेंट में इन्वॉल्व था, झगड़ालू था, ठीक है, पीसफुल रहा, किस तरह, वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो बच्चे का कहाँ पे लिखा जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड फाइल के अंदर लिखा जाता है। दूसरा है स्टूडेंट वर्क या पोर्टफोलियो। बच्चे को कोई असाइनमेंट दी, होमवर्क दिया, क्लास वर्क दिया, कंपटीशन में बच्चा शामिल हुआ, तो बच्चे का पहले दिन से आखिरी दिन तक जितना भी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है ना, वो स्कूल के अंदर है या घर पे होमवर्क की शक्ल में है, किसी कंपटीशन की शक्ल में है, किसी टेस्ट की शक्ल में है, वो हर बच्चे की फ़ाइल बनाई जाती है। उसमें उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। इसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड में सिर्फ बिहेवियर रिकॉर्ड है। पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है कि बच्चे की ओवरऑल उसकी राइटिंग का, उसकी कंपटीशन का, अचीवमेंट्स का सारा रिकॉर्ड जो है वो किस में रखा जाता है, पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। फिर है चेक लिस्ट। हम चेक लिस्ट बना लेते हैं कि आज हमने ये चीज़ें बच्चों को करानी है, जो कर लेंगे उसको टिक करते जाएंगे, ठीक है, ताकि पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हो गई, ये नहीं हुई। तो ये हम जब क्लास में चीज़ें चेक करने जाते हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला आपको हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस बनाएं, आप अपनी किसी क्लास में जाते हैं, आप ये चेक करेंगे कि बोर्ड, वाइट बोर्ड फंक्शनल है या नहीं है, पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, डोर सही है, उस विंडो के जो शीशे हैं वो सही हैं, ठीक है, फर्नीचर सारा ओके। मिसाल के तौर पर ये आप 10 पॉइंट्स की चेक लिस्ट बना लेते हैं। आप उस हर क्लास में जाएंगे और उसको टिक करते जाएंगे, जो चीज़ ख़राब होगी उसको क्रॉस करते जाएंगे। फिर है फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स से मुराद आप जो कुछ जाके ऑब्ज़र्व करते हैं ना, तो जैसे हम वो अपनी डायरी बनाते हैं, मोबाइल के अंदर भी नोट्स होते हैं, इसी तरह आप वो की पॉइंट्स मेमोराइजेशन के लिए लिख लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स। फिर है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड में देखें टैली चार्ट है, टाइम सैम्पलिंग है, रेटिंग स्केल है। टैली चार्ट से मुराद इस तरह हम ये देखेंगे कि मैथ में कितने बच्चे फ़ेल हुए, इंग्लिश में कितने हुए, साइंस में कितने हुए, कंप्यूटर में कितने हुए। तो हम जो इस तरह एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है, इसको टैली चार्ट बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक ख़ास रेंज में, मिसाल के तौर पर कितने बच्चे पास हुए, कितने फ़ेल हुए, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। 50% से कम वाले कितने बच्चे हैं, तो हमारे पास इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर है टाइम सैम्पलिंग। टाइम सैम्पलिंग से मुराद ये है कि हम रेगुलर इंटरवल पे, हर पीरियड के बाद, हर लेक्चर में 15 मिनट के बाद ये देखेंगे कि बच्चा क्या टीचर की बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, कि ये पहले इंटरवल में, दूसरे पीरियड में, तीसरे में, चौथे में, 8वें पीरियड तक बच्चा जो है कितना इंगेज रहा, कितना एक्टिव रहा, नहीं रहा। तो ये टाइम सैम्पलिंग कहलाती है डाटा कलेक्शन की। फिर है रेटिंग स्केल। हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चा कितना सेटिस्फाई है हमारी टीचिंग से, हमारे टॉपिक से, हमारी टेक्नोलॉजी से, हमारी जो AV एड्स यूज़ किए हैं उससे। तो हम बच्चे से ये लेते हैं, सेटिस्फाइड है, ठीक है, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, ठीक है। तो ये हम इस तरह का 5 पॉइंट लाइकेट स्केल यूज़ करते हैं, इसको रेटिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा इनमें से कोई एक पॉइंट टिक करता है, सारे बच्चों को हम ये दे देंगे, या सारे बच्चों के से कहेंगे कि वो इस पर अपना अपना आके टिक लगाते जाएं। तो ये बोर्ड के ऊपर भी हम बना सकते हैं, बच्चे के टिक लगवा लेंगे, वही हम बाद में नोट कर लेंगे, इतने बच्चे आज इस टीचर से, इस टॉपिक से, इस एक्टिविटी से खुश थे, सेटिस्फाइड थे, इतने नहीं थे। ये है क्वान्टिटेटिव मेथड। कुछ और टेक्नोलॉजी मेथड्स हैं कि हम जो है ना वो ऐप्स मुख्तलिफ यूज़ कर लेते हैं, उन ऐप्स के ज़रिए जो हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये पंजाब में यूज़ होती है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल, ये एक एप्लीकेशन है, इसमें जितनी ऊपर हमने बातें की हैं ये सारी, बल्कि मैं ख़ुद असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ, हम खुद ये यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट का रिस्पॉन्स सिस्टम है, तो स्टूडेंट को कोई फॉर्म दे दिया, कोई गूगल फॉर्म दे दिया, उससे उनका टेस्ट या उनके अबाउट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, तो ये भी एक तरीका है जिसको हम टेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड कहते हैं। एप्लीकेशन टूल के ज़रिए, किसी वेब लिंक के ज़रिए जिस पे स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे और वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा था सेकेंड टॉपिक। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, वैसे तो हम गोल्स में देख चुके हैं। टीचर की प्रैक्टिस देखेंगे कि टीचर किस तरह पढ़ा रहा है, स्टूडेंट का बिहेवियर देखेंगे, क्लासरूम एनवायरनमेंट या मैनेजमेंट स्टाइल देखेंगे। अब इसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि हम क्यों करना चाह रहे हैं ऑब्जर्वेशन। फिर टूल्स देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होंगी। फिर हम ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करेंगे क्लास में जाके, फिर डाटा लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। फिर नेक्स्ट प्लान स्टेप करेंगे कि ये चीज़ें ठीक नहीं थी, इनको कैसे हमने ठीक करना है। तो ये जो है उसके 6 जो है वो स्टेप्स होंगे। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, वो है करिकुलम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा करिकुलम को, सिलेबस को, कोर्स को, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। ये मैं समझा देता हूँ। एक होता है सिलेबस। अब देखें ना, आपके पास अब कोई भी बुक उठाएंगे उसमें लिस्ट ऑफ द टॉपिक पहले मौजूद होती है, उसको कहते हैं सिलेबस। किसी भी सब्जेक्ट के जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होते हैं ना सर, उसको क्या कहा जाता है? सिलेबस कहा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के स्टार्ट में जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मौजूद होते हैं उसको सिलेबस कहा जाता है। अब आपका लाइसेंस टेस्ट है ना, तो अब में से कोई नहीं कहता कि उसका करिकुलम क्या है, उसका कोर्स क्या है, हम सब कहते हैं सिलेबस क्या है, यानी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स क्या हैं। कल भी जो सेकेंड डेमो हुआ है परसों, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो है वो लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, ठीक है आपकी, तो वो सिलेबस होता है। अब इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं वो कोर्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन। मिसाल के तौर पर करिकुलम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक था, अब हम उसकी डिटेल पढ़ रहे हैं, तो ये उसका कोर्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कोर्स। तो क्या होता है सिलेबस, किसको कहते हैं? किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स की लिस्ट को। कोर्स क्या होता है? उन टॉपिक्स की आगे कंप्लीट डिटेल, एक एक टॉपिक की फुल एक्सप्लेनेशन, ये क्या कहलाएगी? कोर्स कहलाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं करिकुलम। हम अक्सर मिक्स होते हैं कि शायद किताब को कहते हैं करिकुलम। नो, करिकुलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं: ऑब्जेक्टिव, कंटेंट यानी बुक्स, पेडागोजी यानी टीचिंग, इवैल्यूएशन यानी इम्तिहानात। तो स्कूल के अंदर ये चारों चीज़ें होती हैं: ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, बुक्स वगैरह, टीचिंग, लर्निंग, पेडागोजी, इवैल्यूएशन, इम्तिहानात। इन चारों चीज़ों को करिकुलम कहा जाता है, सिर्फ बुक्स को नहीं कहा जाता। बुक्स आर द ओनली सिंगल कंपोनेंट ऑफ क्या होती हैं? करिकुलम। 4 एलिमेंट्स हैं करिकुलम के। तो करिकुलम को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल। अब इसमें इम्तिहान भी, टीचर की टीचिंग लर्निंग भी, होमवर्क भी, बच्चे का क्लास वर्क भी, कंटेंट यानी बुक्स भी आ जाएंगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन भी आ जाएंगे। तो हम ये पढ़ेंगे कि करिकुलम के ज़रिए हम क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे। अब इसमें सबसे पहले देखें कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथवे हम क्या करेंगे। हमने बात की करिकुलम के 4 कंपोनेंट है: ऑब्जेक्टिव, बुक्स यानी कंटेंट, पेडागोजी यानी टीचिंग और लर्निंग, एवेल्युएशन यानी इम्तिहानात। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथवे, तो हम जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव वाजे करके बच्चों को बताएंगे कि बेटा ये आपके गोल्स हैं, ये आज आपने पढ़ना है। ठीक है, और फिर उन टॉपिक्स को एक सीक्वेंस में पढ़ाएंगे ताकि बच्चा उनके अंदर अपने एम्स गोल्स तक अचीव करे उनको। ठीक है, उन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में पहले तो बच्चों को गोल्स बता देंगे। जैसे हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, आफ्टर रीडिंग दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, वो लिख लेते हैं हम। तो उसके बाद हम जब उनको पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन ना हो बच्चों को। दूसरा, इंगेजिंग लेसन्स, इस तरह टीम वर्क के अंदर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंगेज रखेंगे। करिकुलम का पहला कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव, दूसरा कंटेंट है, तीसरा टीचिंग लर्निंग है, तो चौथा इम्तिहानात एवेल्युएशन है। तो हम लेसन्स के अंदर इंगेज रखेंगे, बच्चे का मिसबिहेवियर होगा ही नहीं, मिनिमाइज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब उसके इंटरेस्ट के मुताबिक टीचर पढ़ा रहा है, एक्टिविटीज़ करा रहा है, उसको बच्चों को अपने हाथ से काम करने का, ग्रुप वर्क करने का टाइम दे रहा है, तो बच्चा तो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, और उनकी लर्निंग स्टाइल उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग दे रहा है, तो साफ ज़ाहिर बच्चे डिसरप्शन से अवॉइड करेंगे। रेलिवेंट एंड रियल वर्ल्ड टास्क, अब वो चीज़ें करवाएगा जो बच्चे की डेली लाइफ से रेलिवेंट होंगी, उसकी रियल लाइफ से रेलिवेंट, उसकी नीड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होंगी। सीड की जर्मिनेशन है, ठीक है,
ये देखें बीज जो है वो क्या होता है, सीड कैसे बनता है, कहाँ पे मौजूद होता है किसी भी फ्रूट के अंदर, किसी भी सब्ज़ी में। तो वो ये बच्चे इसको देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स मिलाने से कौन सा कलर बनता है। तो ये डेली लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल्स या एक्टिविटीज़ हैं, इससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट और मोटिवेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन आती है। तो वो डिसरप्शन से, तंग करने से अवॉइड करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफ्रेंसिएशन, टीचर का टीचिंग मेथड एक नहीं होना चाहिए, वो मल्टीपल टीचिंग मेथड यूज़ करेगा। क्यों? ताकि मैंने कहा 4 कंपोनेंट है करिकुलम के, अब टीचिंग भी करिकुलम का एक हिस्सा है। तो वो मल्टीपल मेथड यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ करेगा एक ही लेक्चर के दौरान, ताकि हर एक बच्चे को उसके नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सके, पढ़ा सके। सेकंड है क्लासरूम मैनेजमेंट टू स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट करिकुलम डिलीवरी। अब देखें, हम रूटीन सेट करेंगे क्लासरूम के अंदर। रूटीन मिसाल अटेंडेंस लेने की हमारी एक रूटीन होती है, सुबह होमवर्क चेक करने की एक रूटीन है, क्लास वर्क देने की, होमवर्क देने की एक रूटीन है, एक्टिविटीज़ करवाने की रूटीन होती हैं। तो टीचर जो है वो रूटीन बनाए कि लेसन को स्टार्ट कैसे करेगा, एक्टिविटीज़ में ट्रांजिशन यानी एक एक्टिविटी से दूसरी पे जब वो स्विच करेगा तो कैसे करेगा, लेक्चर को एंड कैसे करेगा। तो प्रॉपर उसकी रूटीन रिटर्न में उसके पास मौजूद हो, उसकी फ़ाइल में ऐसे, ताकि वो उनको फॉलो करते हुए काम कराए। इससे क्या होगा कि बच्चा इंस्ट्रक्शनल टाइम में, लर्निंग में ज़्यादा खुशी से इस तरह इन्वॉल्व होगा और उसकी डिसरप्शन कम से कम होगी। दूसरे नंबर पे है क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताई जाएं बच्चों को कि बेटा इस लेक्चर के बाद जो है ना वो आपसे ये सुना जाएगा, सही जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा। तो क्लियर एक्सपेक्टेशंस बच्चों को वाज़े तौर पर पहले से बता दी जाए। टाइम मैनेजमेंट और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, टाइम को प्रॉपर मैनेज करे टीचर, टाइम को क्या करे, प्रॉपर वे में मैनेज करे टाइम को, ठीक है, ताकि यानी ये ना हो कि वो आधा घंटा इंट्रोडक्शन में लगा दे और 5 मिनट में पढ़ाना शुरू कर दे, ऐसा ना हो। तो बैलेंस रखे कि उसने इंट्रोडक्शन करवाना है, एक्टिविटीज़ करवानी है, एंड कैसे करना है, सारी चीज़ों को प्रॉपर टाइम दे। डिफरेंशिएशन एंड स्टूडेंट चॉइस, तो बच्चों को मल्टीपल वे से समझाने की कोशिश करें ताकि उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। ये अभी हमने बात की है पहले भी कि एक ही टॉपिक को मल्टीपल वे से समझाए, ताकि बच्चे को हर एक बच्चे को उसका जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग जब पढ़ाया जाएगा तो उसको एक ऑनरशिप फील होगी कि मेरा उस्ताद मुझे मेरे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके पढ़ा रहा है। उसके बाद देखें प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रोएक्टिव किसको कहते हैं? अभी कल आपने स्कूल जाना है, आज कपड़े प्रेस करके रखते हैं, आज अपना बैग, लेसन प्लान, हर एक चीज़ रेडी करके रखते हैं। सुबह उठूँगा इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ूँगी, तिलावत करूँगी, अल्लाह सबको तौफीक दे, और अल्लाह के ज़िक्र से सुबह की इब्तिदा करूँगी, फिर नाश्ता करूँगा और जनाब वाला मैं अपना सामान उठा के वो गया। ये देखें, कल का काम जो सुबह उठ के आपने करना था आज कर रहे हैं। कल लाइट ना हो, कोई और मसला हो। इसी तरह क्लास के अंदर भी हम प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कर लेते हैं। हमें पता होता है कि ये मसला बन सकता है, फर्नीचर की कमी की वजह से, लाइट की ना होने की वजह से, बच्चों के ज़्यादा होने की वजह से, ये सारी चीज़ें पता होती। तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह हम अपने माइंड में एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उनके होने से पहले उनके ख़त्म होने के चांसेस क्रिएट कर दें ताकि वो मसला बने ही ना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि आपकी क्लास में जो है ना वो 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बुलिंग करते हैं, शरारती बच्चे हैं, वो तंग करते हैं बच्चों। एक ऐसा बच्चा है जो टांग से माजूर है, तो आपने जगह भी उन बच्चों के साथ पड़ी है, खाली स्पेस, आपने उनके साथ नहीं बिठाना, उनके साथ किसी और बच्चे को बिठा दें, उस बच्चे को आगे कहीं अपने पास बिठाएं ताकि ये उन शरारती बच्चों के पास जाके ना बैठे। ये है प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर है करिकुलम ड्रिवन इंगेजमेंट। तो हमने जो एक्टिविटीज़ जो भी करवाएं ना, शौक़ी के लिए ना हो, ये ना हो कि बच्चे तारीफ़ करें, टॉपिक एक्टिविटीज़ रेलिवेंट हो, रियल वर्ल्ड हो, ठीक है, और इंक्वायरी बेस्ड हो, जिससे बच्चे की लर्निंग स्ट्रेंथ हो। ये ना हो कि जो है वो हम इसलिए करवा रहे हों कि जी वो बच्चा बिज़ी रहे क्लास के अंदर, जी टाइम अच्छा गुजर जाए, ये मकसद ना हो, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, जब पढ़ा रहे हो तो साथ साथ जो है ना उनसे सवाल जवाब भी करें। मैनेजिंग डाइवर्स नीड, बच्चों के हर तरह की जो वेरिएशन है, उनकी नीड्स हैं, उनको भी देखा जाए, उनके प्रॉब्लम्स को भी देखा जाए। तो ये बेनिफिट्स क्या होंगे जब हम क्लासरूम इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। बिहेवियरल इश्यूज़ बच्चे के कम से कम होंगे, यानी बिहेवियरल प्रॉब्लम मिनिमाइज़ हो जाएंगे, कम से कम इश्यूज़ आएंगे।
अच्छा, बच्चे की मोटिवेशन बढ़ जाएगी, टीचर की टीचिंग इफ़ेक्टिव हो जाएगी, लर्निंग बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपको पहले भी एक बार शायद बता चुका हूँ कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेने, अपनी वर्डिंग में लिखना है। हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड पे जब टेस्ट लेंगे आपसे CRQs का, तो उसमें आपके एक एक के सवालों को मैं चेक करके बताऊँगा कि कहाँ पे आपका मसला है, कैसे आपने लिखना है। लाजमी नहीं है सवाल ऐसे ही लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना जी, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अलाइनिंग करिकुलम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ये नहीं आएगा। ये सवाल यूँ आ सकता है कि हाउ करिकुलम अलाइनमेंट रिड्यूस द बिहेवियरल इश्यूज़। अब इस पे आपने 2 लाइनें 3 लाइनें लिखनी होंगी या मैक्सिमम 4 लाइनें लिखनी होंगी। तो ये आपने पीछे सारा इसी के ऊपर पढ़ा है कि कैसे आप इसको करिकुलम को अलाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव से, एक्टिविटीज़ करवा के, इससे बिहेवियरल इश्यूज़ कम से कम होंगे। वही बात है, पीछे वाली सारी बातों का खुलासा यहाँ पे आपने लिखना होता है। चैलेंजेस क्या हैं? स्टूडेंट का फोकस जब कम होता है तो हम लेसन आगे कंटिन्यू करने के बजाय कोई स्टोरी, कोई क्वेश्चन, बच्चों को कोई शॉर्ट सी कोई गेम करा के या अपने टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके उनको समझा देते हैं। इससे उनकी लर्निंग बेहतर हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बिहेवियरल इश्यूज़ ड्यूरिंग ट्रांजिशन, एक टॉपिक से दूसरे या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में आप जाते हैं तो बच्चे को थोड़ा सा मसला होता है। आप क्या करते हैं, कोई एड यूज़ कर दें, कोई एग्जाम्पल यूज़ कर दें, ठीक है, ताकि बच्चे को समझने में, एक बात से दूसरी बात पे जाने में आसानी हो। स्ट्रगलिंग लर्नर डिसएंगेज, बच्चे इंगेज नहीं हो रहे, ये उस वक्त होता है जब उनको समझ नहीं आती। तो आप उनको स्कैफोल्ड करें, ज़्यादा गहराई में जाके समझाएं और फिर अपनी उस एक्सप्लेनेशन को कम करते जाएं, ठीक है। उनको मल्टीपल मेथड से समझाएं। करिकुलम पेसिंग टू फास्ट और स्लो, मिसाल के तौर पर बच्चा जो है, बच्चा उस बहुत स्लो चल रहा है या बहुत तेज़ चल रहा है, तो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट करें। जो बच्चे बहुत तेज़ हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क दे दें, रिलेटेड एग्जांपल ढूंढ के काम करने पे लगा दें। जो स्लो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता फिर साथ साथ चलाएं। तो ये मुख्तलिफ चैलेंजेस और उनके सोल्यूशन, ये CRQs हैं, इनके सोल्यूशन आगे मौजूद होंगे, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आपने पहले कोशिश करनी है कि ख़ुद इनके सोल्यूशन लिखें, फिर इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा उसमें तो मैं फिर आपको यकीनन जो है ये सारे काम करवाऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों ने ख़ुद भी पहले कोशिश करनी है कि ख़ुद जो है ये आपने देखने हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो पूछ सकते हैं जी, प्लीज़।